नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेस पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे 5 जून 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस क्लास के PDF नोट्स आपको 15-15 दिनों के अंतराल से एक मैगजीन फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की हमारी क्लास का पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस, जो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और वर्तमान में आज के दिन वैश्विक स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जागरूक बनाना है। इस वर्ष 2020 की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम है वह है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। और इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो वर्ष 1974 के दिन से इसे विश्व दुनिया भर में मनाने की शुरुआत की गई थी। इसके द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों जैसे कि समुद्री प्रदूषण, इसके अलावा जनसंख्या विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग, सतत उपभोग और वन्यजीव अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य इसके माध्यम से किया जाता है। और यह 143 देशों के द्वारा प्रतिवर्ष पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस की जो स्थापना है वह 1972 के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन पर की गई थी। और साथ ही यह तो थी इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। और अब आपसे एक छोटी सी अपील है कि आप सभी को हर साल ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसमें अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। और हम सभी मिलकर इस पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। और ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है। और इसके लिए हमें करना क्या है, तो इसके लिए हमें सबसे पहली चीज़, हर साल कम से कम 2 पेड़ हमें लगाने हैं और उनका पालन पोषण और उनका संरक्षण भी हमें करना है, जिससे कि हमारे जो वन क्षेत्र है उसके अंदर वृद्धि हो सके। और ऐसा तब तक करना है, उस वृक्ष का पालन पोषण और संरक्षण तब तक करते रहना है जब तक कि वो खुद इस स्टेज पर नहीं पहुंच जाए कि वह अपना खुद की सुरक्षा और अपने खुद का पालन पोषण है, अपना संरक्षण है, वो कर सके। दूसरी चीज़, वृक्षों की कटाई को कम से कम करना, उनको रोकना। और जहां हमें इस तरह की सूचना मिले तो ऐसे स्थिति में प्रशासन को सूचित करना और जागरूक नागरिक की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करना। एक बहुत बड़ी चीज़ है वर्षा, जो कि कुछ क्षेत्रों के अंदर, जैसे राजस्थान जैसे क्षेत्रों के अंदर हमारे क्षेत्र में काफ़ी कम बारिश होती है। तो उसका एक समाधान है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसके माध्यम से जो छतें हैं, घर की छतों पर जो पानी होता है, जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है, उसे एक सिस्टम के माध्यम से टैंकों में इकट्ठा किया जाता है और उसे प्योरीफाई किया जाता है, जो कि काफ़ी जल की बचत भी करता है और हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। भूजल स्तर को भी बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। साथ ही हमें से नो टू पॉलीथीन एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की पॉलिसी को अपनाना चाहिए, जिसके अंतर्गत हम लोगों को जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कम से कम यूज करें, हम पॉलीथीन को कम से कम यूज करें और घर पे बने हुए जूट या कपड़े के थैलों का हम यूज करें। इसके अलावा पॉल्यूशन लेवल को कम करने के अंदर हमें अपना योगदान देना चाहिए और सी पॉल्यूशन को भी कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसा कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 48 जो है, जो भारत के जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में वर्णित, उनमें भारतीय संविधान के अंदर उनमें अनुच्छेद 48 की जो धारा ए है उसमें पर्यावरण के संरक्षण और उसके संवर्धन के बारे में कहा गया है और इस साथ ही वन और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बताया गया है, जो सरकार और हम सभी नागरिकों का एक दायित्व बनता है। तो इस तरह से हमें विश्व पर्यावरण दिवस को सार्थक रूप से मनाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर पर्यावरण छोड़ सकें। तो इस अपील को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलते हम आगे। हमारा अगला जो टॉपिक है स्वदेश, जो कि भारत सरकार के द्वारा वर्तमान में विश्व के विभिन्न देशों से लोगों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है और जिसके तहत विश्व के अनेक देशों से भारतीय जो नागरिक हैं उन्हें वापस लाया जा रहा है। और अब
जो वापस लौटने वाले जो लोग हैं उनमें कुशल कर्मचारियों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए भारत सरकार ने इन नागरिकों के स्किल मैपिंग करने के लिए एक नई पहल प्रारंभ की है, जिसे स्वदेश नाम दिया गया है, जिसका पूरा नाम स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट इसका पूरा नाम है, जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिए कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस बनाना इसका उद्देश्य है। यह भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, इन तीनों मंत्रालयों की एक कंबाइंड इनिशिएटिव यानी संयुक्त पहल है। और इस पहल के तहत लौटने वाले जो नागरिक हैं उन्हें एक ऑनलाइन स्वदेश स्किल्ड कार्ड भरना आवश्यक होगा, जिसके अंतर्गत वह अपने कौशल के बारे में और अपने स्वयं के बारे में, अपने कौशल के बारे में जानकारी उसके अंदर उपलब्ध करवाएगा। इस एकत्रित जानकारी को देश के अंदर नियोजन के उपयुक्त अवसरों के लिए कंपनियों के साथ में साझा किया जाएगा, अर्थात जो विभिन्न कंपनियां हैं उनसे यह जानकारी शेयर की जाएगी। उसके आधार पर यह जो कार्ड है राज्य सरकारों, उद्योग संघों, नियोक्ताओं सहित प्रमुख हितधारकों के साथ में विचार विमर्श के जरिए लौटने वाले नागरिकों को रोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करेगा। तो इस तरह से जो बाहर से आने वाले, विदेशों से आने वाले जो हमारे जो देश के नागरिक हैं, जो वहाँ किसी न किसी कौशल के रूप में किसी न किसी अपने कौशल का उपयोग करते हुए वहाँ पर अपनी आजीविका चला रहे थे, उन्हें अब भारत के अंदर मौका दिया जाएगा। यह इसी पहल को स्वदेश कहा गया है। अब स्वदेश कौशल फॉर्म कार्ड जो है इसको 30 मई 2020 को ऑफलाइन प्रसारित किया गया था और 3 जून 2020 तक इसमें 7,000 पंजीकरण किए जा चुके थे। अब तक एकत्रित किए गए जो आंकड़े हैं, जिनमें जहाँ से नागरिक वापस लौट रहे हैं उन शीर्ष देशों के अंदर शामिल है एक तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, इसके अलावा ओमान, कतर, कुवैत, सऊदी अरब। अर्थात अधिकांश जो भारतीय नागरिक हैं वो इन खाड़ी देशों के अंदर रह रहे थे और वहाँ पर अपना जो भी व्यवसाय या जो उनका भी कार्य था वो वहाँ पर कर रहे थे। अब स्किल मैपिंग के अनुसार इन नागरिकों को मुख्य रूप से तेल और गैस, इसके अलावा विनिर्माण, पर्यटन, मोटर वाहन और विमानन जैसे क्षेत्रों के अंदर नियोजित किया गया था, अर्थात इनका जो कौशल है इन क्षेत्रों के अंदर अधिक पाया गया है। अब हम बात करते हैं वंदे भारत मिशन के बारे में। यह जो मिशन है दुनिया भर से भारतीयों को वापस लाने वाला एक मिशन है और इसके तहत गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों के माध्यम से सिंगापुर, अमेरिका और लंदन से लोगों को लाया जाएगा। वर्तमान में जो मिशन है यह खाड़ी देशों से लगभग 80,000 भारतीयों को लाने पर कार्य कर रहा है। तो ये था वंदे भारत मिशन। अब चलते हैं हम आगे। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी के कामकाज की समीक्षा की है और उन्होंने एनपीसी को यह सलाह दी है कि वह परिषद अपनी सलाहकार और क्षमता निर्माण सेवाओं के विस्तार के लिए अपनी क्षमता का लाभ उठाए। वर्ष 1958 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वह था ऊर्जा, पर्यावरण, व्यावसायिक प्रक्रिया और उत्पादकता सुधार के क्षेत्र के अंदर परामर्श और क्षमता निर्माण से संबंधित विशेष सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य था। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि एमएसएमई के क्षेत्र के अंदर जो अनुत्पादक विनिर्माण है यानी ऐसा निर्माण जिसके अंदर जो निर्माण कम होता है और उसके अंदर जो बर्बादी है वो अधिक होती है, जिसे लीन मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है, उसके कार्यान्वयन में एनपीसी सफल अनुभव को अधिक से अधिक एमएसएमई तक पहुंचाने का प्रयास करे, जिससे कि जो अनुत्पादक विनिर्माण है उसे कम किया जा सके। अब हम राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी के बारे में चर्चा करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1958 के अंदर की गई थी और इसकी स्थापना डीपीआईआईटी अर्थात डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसे उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना एक स्वायत्त परिषद के रूप में की गई थी। यह परिषद ऊर्जा, इसके अतिरिक्त पर्यावरण, व्यवसाय प्रक्रिया और उत्पादकता सुधार के लिए परामर्श और क्षमता निर्माण आधारित विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान कर रही है। एनपीसी जो है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल
वह उसका जो वो टोक्यो जापान स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन का एक घटक है यह, और यह एक अंतर सरकारी निकाय है जिसमें भारत एक संस्थापक सदस्य है, यानी एशियन उत्पादकता संगठन के का जो संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है, और इसी का एक जो घटक है एनपीसी, जो कि भारत के लिए कार्य कर रहा है। अगला हमारा टॉपिक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। 3 जून 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच में जो एमओयू यानी समझौता जो हुआ है उसे मंजूरी दी है। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस समझौते से भारत को क्या फ़ायदा होगा? इस समझौते से भारत और भूटान दोनों के बीच में एक दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। साथ ही ये पारस्परिकता और पारस्परिक लाभों के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन के अंदर मदद भी करेगा। इस समझौते के अनुसार दोनों देशों ने वायु अपशिष्ट, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और रासायनिक प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर भी सहमति व्यक्त की है। अब हम और अधिक जानकारी समझौते के बारे में प्राप्त करते हैं। तो 2013 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत संचालित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और भूटान के राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग यानी कि नेशनल एनवायरनमेंट कमीशन के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, और दोनों देशों ने पर्यावरण के क्षेत्र में अपने सहयोग को जारी रखने पर अपनी सहमति भी व्यक्त की थी। यह थी इस समझौते के बारे में और अधिक जानकारी। अब टॉपिक है अगला, भारत सरकार ने आयात में कटौती करने के लिए 10 क्षेत्रों की पहचान की है, और 3 जून 2020 को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 10 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें आयात में कटौती की जानी चाहिए। और इन क्षेत्रों की बात करें तो ये क्षेत्र हैं कपड़ा, गहने, मोबाइल, रत्न अर्थात स्टोन, फार्मास्यूटिकल्स अर्थात जो दवाइयाँ हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ये कुछ क्षेत्र हैं जिनके अंदर आयात में कटौती करने का प्रस्ताव रखा गया है। भारत सरकार ने हाल ही में जूते, फर्नीचर और एयर कंडीशनर इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को बदल दिया है। सरकार ने 10 अन्य क्षेत्रों के अंदर आत्मनिर्भर बनने की योजना तैयार कर ली है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि इन क्षेत्रों को विशेष रूप से इसलिए चुना गया क्योंकि जो भारत सरकार है उसे इन क्षेत्रों में प्राकृतिक लाभ है, क्यों इसलिए थोड़ा सा अगर इन क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाए तो ये देश की ताकत बनने में सक्षम है। अर्थात ये जो इन उद्योगों को, ये जो प्रोडक्ट्स हमने जिनकी बात की, इन क्षेत्रों के लिए भारत में काफ़ी संभावनाएं हैं, और केवल हल्का सा थोड़ा सा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है जिससे कि ये हमारे देश के अंदर इनका प्रोडक्शन किया जा सके और इन क्षेत्रों के अंदर और अधिक ग्रोथ की जा सके, और हम भविष्य के अंदर आयात छोड़ो हम निर्यात की ओर आगे बढ़ सके। यह भारत का एक उद्देश्य है, और ऐसा किया जाना इन क्षेत्रों के अंदर आसान होगा। सरकार ने घरेलू स्तर पर बने जो उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता को लक्षित करने के लिए आयात में कटौती करने का निर्णय लिया है। साथ ही भारत गुणवत्ता नियंत्रण बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। भारत के जो आयातों के बारे में बात करें तो वर्ष 2019-20 के दौरान यह जो भारत का आयात है वो 467.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के माल का आयात भारत के द्वारा किया गया, और इस आयात के अंदर मुख्य रूप से चमड़े और चमड़े से बने उत्पादों की जो मात्रा थी वो 1.01 बिलियन डॉलर की थी। इसके अलावा मशीनरी से संबंधित जो उत्पाद थे उनके आयात की मात्रा 37.7 बिलियन डॉलर, और मशीनी टूल्स का आयात 4.2 बिलियन डॉलर के लगभग किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान की कुछ चिंताएं भी हैं, क्योंकि भारत ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना शुरू की है इसके वैसे तो हमें अधिकांशतः लाभ ही हैं, लेकिन इसको लेकर कुछ हमारी प्रॉब्लम्स है, कुछ चिंताएं हैं जिन पर हम डिस्कस करें। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयात को कम करने और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये जो कदम है कुछ समस्याओं को जन्म दे सकता है, जो कि निम्नानुसार दे सकते हैं कि भारत
आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकीकरण पर वापस जा सकता है। अब सबसे पहले हम आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकीकरण को समझ लेते हैं। तो आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकीकरण, जिसे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो यह एक व्यापार और आर्थिक नीति होती है, एक व्यापारिक और आर्थिक नीति है जो कि घरेलू उत्पाद यानी डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसके साथ में फॉरेन जो इंपोर्ट होता है यानी कि विदेशी जो आयात होता है, विदेशों से हम जो वस्तुओं को आयात करते हैं उसे इससे बदलने की वकालत करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो भारत के आयातों को कम किया जाए और विदेशों से आने वाली जो वस्तुएं हैं उनके आयात में कमी लाई जाए और भारत अपने घरेलू उत्पादन के माध्यम से उन वस्तुओं की मांग को पूरा करे। इसे हम आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण कह सकते हैं। इसके अलावा व्यापार विकृति, विश्व व्यापार संगठन के आयात शुल्क की निर्धारित सीमा को पार किया जा सकता है। आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण के बारे में हमने जाना। अब इसकी आलोचनाएं भी हैं, जैसे कि केवल उपभोक्ता वस्तुओं को ही इसमें बढ़ावा दिया जाता है, इसमें रोजगार की जो वृद्धि दर है वो धीमी होती है और इसमें उत्पादकता वृद्धि दर न्यूनतम होती है और आंतरिक प्रवास के अंदर वृद्धि होती है। ये कुछ इसकी सीमाएं हैं जिनके बारे में चर्चा की गई है। आपको बता दें कि जो आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण है यह इस आधार पर आधारित है कि किसी भी देश को अपने औद्योगिक उत्पादों के स्थानीय उत्पादन के माध्यम से अपनी जो विदेशी निर्भरता है उसे कम करना चाहिए, जिससे कि उसका जो भुगतान संतुलन कह सकते हैं, उसका जो ट्रेड बैलेंस है उसे सही किया जा सके। इसका जो वर्ष जो 18वीं सदी है उसके बाद में उसके दौरान इसकी जो वकालत की थी जो कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने, जिनमें फ्रेडरिक लिस्ट और अलेक्जेंडर हैमिल्टन का नाम दिया जा सकता है। तो ये थी आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण के बारे में कुछ संक्षिप्त सी जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने 5 स्तंभ निर्धारित किए हैं, जिनके अंतर्गत सबसे पहला स्तंभ है इकोनॉमी, दूसरा स्तंभ है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा स्तंभ है सिस्टम, चौथा स्तंभ है डेमोग्राफी और 5वां स्तंभ है डिमांड। इस तरह से ये जो 5 सेक्टर हैं इन्हें 5 स्तंभों के रूप में माना गया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ माने जा सकते हैं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था, भारत के जो ये उद्योग हैं उन्हें मजबूती दे सकते हैं। इन क्षेत्रों के अंदर काम किए जाने की सर्वाधिक आवश्यकता है। तेलंगाना का स्थापना दिवस। तेलंगाना राज्य का जो गठन है वह 2 जून 2014 को किया गया था और तेलंगाना के गठन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब भारत सरकार ने तेलंगाना गठन दिवस के रूप में 2 जून 2014 को चुना और इसकी घोषणा 4 मार्च 2014 को की गई थी। तेलंगाना भारतीय संघ के अंतर्गत गठित होने वाला 29वां राज्य है और इसके गठन के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए अपनी राजधानी के रूप में साझा करेंगे। अर्थात 10 वर्षों तक हैदराबाद ही इन दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा और उसके बाद में यह जो राजधानी है वह हैदराबाद वह तेलंगाना की राजधानी रहेगी और हैदराबाद इस दौरान अमरावती शहर को अपनी राजधानी के रूप में विकसित करेगा। बाद में जो सीमांध्र यानी आंध्र प्रदेश है उसे अपनी राजधानी स्थापित करनी होगी, जो कि अमरावती के रूप में, अमरावती जो शहर है उसे राजधानी के रूप में अब विकसित किया जा रहा है। हालांकि हैदराबाद के राजस्व पर अधिकार केवल तेलंगाना का ही मिलेगा और साथ ही सीमांध्र यानी आंध्र प्रदेश को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। अब तेलंगाना के गठन के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्ष 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसे राज्यों को उनकी भाषाओं के आधार पर गठित करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने वर्ष 1956 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिलाकर के एकीकृत आंध्र प्रदेश बनाने का निर्णय लिया था।
लेकिन तेलंगाना को सभी प्रकार के सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 के अंदर एक समझौता किया गया, जिसे जेंटलमैन समझौता कहा या जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहा जाता है। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो वर्ष 1969 में तेलंगाना को पृथक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जय तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत की गई थी, लेकिन इस आंदोलन की जो गति है वो मंद पड़ती गई है, धीरे धीरे धीमा पड़ता गया और निष्प्रभावी होने लगा। इसके बाद में वर्ष 2001 में पुनः के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरसी ने तेलंगाना आंदोलन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और उसके बाद में अब यह अपने 29 भारत संघ के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है। अब हम बात करते हैं जेंटलमैन समझौता अर्थात जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के बारे में। तो वर्ष 1956 में भारत में आंध्र प्रदेश राज्य के गठन से पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नेताओं के बीच में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते ने आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा तेलंगाना के खिलाफ भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से सुरक्षा प्रदान की थी। यानी यह जो समझौता है वह तेलंगाना को एक प्रकार से सुरक्षित कर रहा था। ध्यान देने की बात है कि तेलंगाना के अंदर जो अधिकांश आबादी है वो आंध्र प्रदेश की तुलना में पिछड़े समुदाय की है, इसलिए एकीकृत आंध्र प्रदेश के रूप में राज्यों के एकीकरण से इन पिछड़े समुदायों को भेदभाव से बचाने के लिए ही यह समझौता किया गया था, जिसे जेंटलमैन समझौते के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते के उल्लंघन को आज तक तेलंगाना राज्य के गठन का एक मुख्य कारण बताया जाता है। अर्थात ये जो नए राज्य का निर्माण हुआ है, तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ है, इसका कारण अगर इसकी गहराई में जाते हैं तो ये समझ में आता है कि इसका कारण है जेंटलमैन समझौते का आंध्र प्रदेश के द्वारा उल्लंघन किया जाना। आंध्र प्रदेश के जो राजनेताओं, वहाँ के जो प्रशासन है, उसके द्वारा इसका उल्लंघन किया गया। इसी वजह से तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई है। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। और अब बारी हमारे आज के प्रश्न की, जिसका जवाब इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो आज का हमारा प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा एमएसएमई की नई परिभाषा दी गई है, हाल ही में इसके लिए बदलाव किया गया है। उसके अनुसार एक उद्यम को एक मध्यम उद्योग के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निवेश की जो सीमा है वह क्या है? तो इसका जवाब आप वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है 50 करोड़ रुपए। भारत सरकार के द्वारा जो एमएसएमई की जो परिभाषा में बदलाव किया गया है, उसके अनुसार एक ऐसा उद्यम जिसके अंतर्गत निवेश की जो सीमा 50 करोड़ होगी, तो उसे मीडियम अर्थात मध्यम उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई की परिभाषा में किए गए बदलावों को मंजूरी दी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमईज में किए जाने वाले परिवर्तनों की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा तब की जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आवंटित आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। इसकी जो नई परिभाषा है उसके अनुसार हम बात करें तो ऐसे उद्यम जो 1 करोड़ से 5 करोड़ तक के जो टर्नओवर वाले या जो निवेश वाले जो उद्योग हैं, उन एमएसएमई को माइक्रो यूनिट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक के जो एमएसएमई हैं, उन्हें स्मॉल यूनिट यानी लघु इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया है। और ऐसे उद्यम जिनके अंदर निवेश की सीमा, जो कि ये आज का हमारा प्रश्न है, समझने की बात है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि निवेश की जो सीमा है वो 50 करोड़ हो और उसका जो वार्षिक टर्नओवर है वह 250 करोड़ हो। ध्यान दीजिए, निवेश की सीमा 50 करोड़ और उसका वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ हो, तो ऐसे उद्योगों को मध्यम या मीडियम यूनिट्स के कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। तो यह थी इस टॉपिक से संबंधित जानकारी, और अधिक डिटेल से जानने के लिए आप हमारी पिछली क्लास के अंदर जाकर के इस टॉपिक के बारे में और अधिक डिटेल्स जान सकते हैं। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी आप वहां इस वीडियो के अंदर, पिछले वीडियो में आपको जानकारियां मिलेंगी। तो बारी है हमारे अगले प्रश्न की, जिसका जवाब आपको देना है। तो आपके लिए जो प्रश्न है आज का वह है, हाल ही में नई लॉन्च की गई योजना पीएम स्वनिधि, उसके लाभार्थी
कौन है? आपको अपने जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जा कर के देना है। साथ ही आप इस प्रश्न के जवाब के साथ में अपनी समस्याएं, अपने सुझाव या अपने जो फीडबैक्स हैं वो हमें दे सकते हैं। थैंक यू।